पूछ लेना। बच्चों बुकलेट का सेक्शन H का 12 सम तो बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है कि दो प्रोसेस का इक्वेशंस दिया हुआ है। ग्राफ दिया हुआ दो प्रोसेस का, P वर्सेस V ग्राफ। एक को A कहा है, दूसरे को B। अब इसमें 4 ऑप्शन है। कहा है दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है। एडियाबेटिक प्रोसेस में P वर्सेस V का स्लोप कितना होता है ग्राफ का? माइनस गामा P by V। बहुत बढ़िया। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों ग्राफ का, इस पॉइंट पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस गैस का गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और गामा ज्यादा किसका होता है? मोनोटोमिक का या डायटोमिक का? मोनोटोमिक का गामा ज्यादा होता है, बिकॉज 1 + 2/f होता है, ग्रेटर एफ स्मॉलर गामा। अब ऑप्शन 1 का है आर्गन और हीलियम दोनों मोनोटोमिक है, तो दोनों का तो एक ही स्लोप होना चाहिए, सो 1 इज रॉन्ग। 2 में आते हैं हीलियम और H2, तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? मोनो के कॉरस्पॉन्डिंग या डाई के कॉरस्पॉन्डिंग? ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो ये हो जाएगा मोनोटोमिक के कॉरस्पॉन्डिंग और ये हो जाएगा डायटोमिक के कॉरस्पॉन्डिंग। डायटोमिक। तो ये तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सर, आपने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना? आप देख लेना आंसर। हाँ, सवाल में ए और बी उल्टा है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट सवाल 35 ले रहे हैं। पूछा है गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो कहोगे सर कैसे डिफाइन है? अभी तो हमने पढ़ा था ना थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ा था? डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V और डेल्टा थीटा, इजंट इट? डेल्टा थीटा को डेल्टा T भी लिख सकते हो। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये गामा ये नहीं है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा इज कैसे डिफाइंड है? ये V को इधर लेके चले जाओ, 1/V डेल्टा V बाई डेल्टा T, है ना? इसको लिखोगे 1/V इंटू dV बाई dt। बच्चों ये एकदम ध्यान से समझ लो, ऐसे लिखने के लिए आना चाहिए। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैन बी राइट इन दिस वे। तो आ जाते हैं 35 सम्स। P(T)² कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा बताना है। तो हमें dV बाई dt चाहिए। ये P और T में रिलेशन है। तुम कहोगे सर कुछ मुश्किल नहीं है, P को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ V। समझना, यही समझना है, P शुड बी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ V। कैसे करेंगे? nRT बाई V इंटू T² कांस्टेंट, है ना? सो T³ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू V। मुझे dV बाई dt चाहिए, डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
dV by dt, some constant that is equal to TQ का डिफरेंशिएशन dy by dt ऑफ TQ कितना हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर। So dV by dt is equal to 3t square by ये c is equal to क्या है, c को यहां पे लिख लेते हैं t क्यूब अपॉन v। अब सबको समझ में आ गया। देखो ये 1 बाई वी इंटू डीवी बाई डी टी और ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई वी इंटू डीवी बाई डी टी। जस्ट कैलकुलेशन है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 3 बाई टी। नेक्स्ट 37 देखो, 2 moles of helium gas, हीलियम का 2 मोल गैस है, गामा दे दिया और तुम खुद से निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या किया है, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस को आइसोबारिकली एक्सपैंड किया है टू डबल इट्स वॉल्यूम। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ए से बी ले गया है आइसोबारिक प्रोसेस। ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे V नॉट है तो यहाँ पे 2V नॉट कर दिया है। उसके बाद क्या किया देखते हैं, then it is adiabatically taken to initial temperature 27 degree C। अब इसको एडियाबेटिक प्रोसेस किया है और इनिशियल टेम्परेचर जितना था उतना ही टेम्परेचर लाया है। बच्चों यहाँ पे देखो प्रेशर सेम है, वॉल्यूम बढ़ाया है तो टेम्परेचर तो बढ़ा है, बी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस किया है और टेम्परेचर को अब क्या किया है, कम किया है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ होगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, तो इधर जगह नहीं है तो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। ए बी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा बच्चों, कुछ ऐसा किया है। ये पॉइंट सी है, क्या इतना सबको समझ में आया कि दिस विल बी द ग्राफ। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। What will be the work done in isobaric process? Also find final pressure and final volume and work done in adiabatic process। अब देखो ये है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब इसमें एक ऑप्शंस दिया है तो इसमें क्या पूछा है, तो इसका आंसर तो शायद आसान होगा। ये V नॉट दे दिया बच्चों 20 लीटर, तो ये हो जाएगा 40 लीटर। शायद P नॉट का भी वैल्यू दिया होगा। P नॉट का वैल्यू नहीं है तो निकाल सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना दे दिया है 27 डिग्री C, दैट मीन्स 300 केल्विन। क्या B पॉइंट का टेम्परेचर कोई बता सकता है? वॉल्यूम डबल
तो टेम्परेचर भी डबल, कैन वी से कि 600 केल्विन हो जाएगा। और अगर सिर्फ इसके बीच का वर्क डन पूछ रहा है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस में तुम लोगों को याद है NR डेल्टा T होता है वर्क डन। तो देखो इस सवाल में N दे दिया 2 मोल, R होता है रफली 25/3 और डेल्टा T कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अगर सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 5000 जूल। What will be work done in the isobaric process? ये क्लियर है। फिर पूछा है फाइनल प्रेशर क्या होगा। अगर इनिशियल प्रेशर पूछा है तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ले रहा हूं। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ, N दिया हुआ, R दिया हुआ, T दिया हुआ है। So P is equal to 2 into 25/3 into 300 अपॉन 20 लीटर, लेकिन लीटर को मीटर क्यूब में पुट करना पड़ेगा 10 to the power -3। सॉरी, क्लास सी को वहां तक ले गए जहां तक टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो गया। इस दोनों के बीच में एडियाबेटिक प्रोसेस वाला इक्वेशंस लगा दो। अगर प्रेशर निकालने के लिए कहा है तो P इंटू T टू द पावर क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, ये वाला प्रोसेस लगा लो। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो T और V वाला इक्वेशंस लगा दो, तो ये निकल जाएगा बिकॉज टेम्परेचर पता है। ट्राई करो तो ये बच्चों क्लियर हुआ क्या? नहीं सर। कहां पे नहीं आया? मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कहा है इनिशियल, देखो क्या क्या दिया हुआ। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सी, केल्विन में लिख लिया 300। कहा है आइसोबारिकली इसको एक्सपैंड किया, वॉल्यूम कर दिया डबल। वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT। तो क्लियर, वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर डबल, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हो गया 600 केल्विन। अगर AB प्रोसेस में वर्क डन पूछा जाए तो नोटबुक पलट के देखो, या तो P डेल्टा भी लिखते थे या इसी को लिखते थे NR डेल्टा T। अब ये लिखूं या ये लिखूं एग्जाम में, तो मैं अभी प्रीफर करूंगा ये वाला बिकॉज N इज गिवन 2 मोल, R इज 25/3, डेल्टा T इज 300 केल्विन, ये हो जाएगा 100। तो 50 into 100 तो 5000 जूल ही तो आ रहा है। अपूर्व 250 कैसे आया? वो प्रेशर का सर, क्या है? प्रेशर 250 आता है। अच्छा, प्रेशर 250 है, ठीक है। अब ये देखोगे, ये 5000 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये 250 क्या 250 किलो पास्कल हो जाएगा अपोलो। ये 10 टू द पावर 3 भी तो है, हाँ ठीक है। और ऐसे भी कहोगे अगर मान लो ATM में बताना है तो 2.5 ATM हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 ATM। तो बाकी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? प्रेशर फाइनल क्या होगा ये बता दिया था। P इज इक्वल, सॉरी, इनिशियल प्रेशर क्या है? जब इनिशियल प्रेशर पता है तो C पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कैसे निकालोगे? PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे T और V में रिलेशन चाहिए, या सॉरी
P और T में रिलेशन चाहिए, तो P V को क्या कर दोगे, T by P to the power gamma. So P 1 minus gamma into T to the power gamma, that is equal to constant. P T to the power gamma upon 1 minus gamma is equal to constant. यही होता है ना? क्या हो जाएगा, PB upon या PC upon PB, that is equal to TC upon TB to the power gamma upon 1 minus gamma. Can you find this? कितना क्वांटिटी है ये? TC is 300 Kelvin, TB is 600 Kelvin. TB अपॉन DC आएगा ना सर? सॉरी हाँ, PT is equal to constant, तो ये उल्टा हो जाएगा। हाँ एकदम सही बताइए, TB अपॉन TC, तो हो जाएगा 2 to the power, एकदम सही, 2 to the power गामा अपॉन 1 माइनस गामा। गामा होता है 1 प्लस 2 बाई एफ अपॉन 1 माइनस 2 बाई एफ, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 2 बाई एफ, तो ये माइनस चला जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ प्लस 2 डिवाइड बाई -2। एफ कितना है, कौन सा गैस है ये, हीलियम गैस है, 3 है, तो ये -5/2 हो जाएगा ये क्वांटिटी। सो पीबी इंटू 2 to the power -5/2। क्लियर बच्चों, ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 2 to the power -5/2 कैसे निकालोगे? बहुत मुश्किल नहीं है। पीबी तो दिया हुआ है 250 किलो पास्कल और डिवाइडेड बाई 2 to the power -5/2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू √2, 4√2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 250 डिवाइड बाई 8√2 किलो पास्कल। तो तुम्हारे लिए इतना कैलकुलेशंस नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चों को ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज कैलकुलेशंस टफ है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। मुझे लगता है जो ऑप्शंस नीचे दिया है ना, वो वर्क डन का ऑप्शन दिया है एडियाबेटिक प्रोसेस का, बिकॉज इसका तो वर्क डन 5000 जूल था, जो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। तो N हो गया बच्चों 2, R हो गया 25/3 और डेल्टा T हो जाएगा -300 केल्विन, 300 - 600 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, हो जाता है -2/f, 1 माइनस गामा। क्लियर? सो ये ऊपर चला जाएगा f/2, ये 2 और 2 चला जाएगा, ये -3, तो कितना आ जाएगा ये देखो तो, क्योंकि मोनोटोमिक है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7500 जूल। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, मैच इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज हमने 25/3 लिया है, तो 7500 जूल। तो कौन सा मैच करेगा रफली यार? 1 and 4 दोनों तो इक्वल दे दिया लगभग 7470। ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या हो गया? बच्चे एक एक करके जा रहे हैं। 58 हो गया है स्ट्रेंथ 62 से। कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ है या किसी को नहीं हुआ क्लियर? देवकी कुछ समझ में आया? एटीन 22 23 18th में पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये चीज जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये पढ़ाया जाता है तुम्हें केमिस्ट्री में। फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। जो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ये चीज पूरा डिस्कशन इस पे होता है। बट चलो मैं बता भी देता हूं इसको। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूं अभी, जो मोस्टली मैं चाहता हूं कि बच्चे केमिस्ट्री में सीख लें, मेडिकल में, लेकिन यहाँ पे पूछ लेता है फिजिक्स में भी। मैंने लिखा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सपोज कोई गैस सिस्टम है, उसका हम ना P वर्सेस V डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये गैस सिस्टम है। बताना अगर गैस को आपने हीट करना शुरू किया तो क्या लगता है किसी टेम्परेचर, किसी टाइम पे जितना टेम्परेचर गैस का यहां होगा, क्या एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर यहां होगा क्या, या कुछ डिफरेंस हो सकता है? प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करते हैं जब हम हीट करते हैं, या जब पानी को गर्म करते हो तुम, तो जो वाटर यहाँ पे होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ वाले वाटर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है कि नहीं? बिकॉज पहले ये हीट लिया, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ऐसे जाएगा। मतलब अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम होगा, ये पॉसिबिलिटी कम है। मतलब जब हम हीट करते हैं तो, क्योंकि जब हम हीट दिए पहले ये लेगा, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग कह देते हैं कि गैस का टेम्परेचर T है, तो वो किस पॉइंट का टेम्परेचर मानते हैं? तो एक्चुअली में जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम हीटिंग फास्ट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग होगा। बट अगर हमें पूरे गैस का टेम्परेचर सेम रखना है तो जो हीटिंग कर रहे हैं बहुत ही स्लो होना चाहिए, बहुत ही स्लो। अगर बहुत स्लो होगा तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ का ऑलमोस्ट वही रहेगा, यहाँ का धीरे धीरे बढ़ा, हर पॉइंट का बढ़ा, बहुत स्लो बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। मतलब इतना प्रोसेस स्लो करो कि हर पॉइंट का टेम्परेचर, हर पॉइंट का प्रेशर किसी मोमेंट पे सेम हो।
और अगर ऐसा होता है तभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि यहाँ का प्रेशर कुछ है, P है। अगर हम हीट कर रहे हैं और यहाँ का प्रेशर अलग हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर अलग हो जाएगा, अगर नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हर पॉइंट का एग्जैक्ट प्रेशर, हर पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो उस केस में गैस का प्रेशर क्या डिफाइन करेंगे? नहीं डिफाइन कर सकते। थोड़ा सा टेम्परेचर हीट किए तो कुछ देर बाद सपोज प्रेशर मान लो इंक्रीज कर रहा प्रेशर, कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब हीटिंग बहुत ही स्लो है, प्रोसेस बहुत स्लो है, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये कोई भी ये ग्राफ हो या ये ग्राफ हो, तो अभी मैंने स्लोली ले गया तो अभी कुछ ये प्रेशर, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब मैं अभी क्या किया हूं, यहाँ पे एक्सपेंशन किया हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम बैक इसी प्रोसेस पे ला सकते हैं ऐसे? अगर ऐसे लाना, इसी लाइन पे लाना है तो हमें फिर से स्लो ही हीटिंग करना या कूलिंग करना पड़ेगा, स्लो कूलिंग करना पड़ेगा। तो अगर इसी पे वापस आएगा बच्चों, इसी लाइन पे वापस आएगा तो कहेंगे कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम फास्ट करते हैं तो अलग अलग पॉइंट का प्रेशर अलग है, पूरे सिस्टम का एक प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और उस केस में हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस वापस हो। तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक होगा तभी वो रिवर्सिबल हो सकता है, बिकॉज अगर क्वासी स्टैटिक नहीं है तो गैस के किसी टाइम पे अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर अलग, प्रेशर अलग, फिर हम उस प्रोसेस को जो आगे बढ़ाए फिर वापस उसी लाइन पे नहीं ला सकते, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को। हम भी यही समझा रहे थे कि अगर कोई प्रोसेस जब हम हीटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो हम काम करते हैं, जो गैस का प्रोसेस करते हैं, तो जब हीट करेंगे तो सर्टेनली यहाँ वाला मॉलिक्यूल्स पहले हीट एनर्जी लेगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर थोड़ा बाद में चेंज होगा। तो किसी मोमेंट पे अलग अलग पॉइंट का प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो हम गैस के एज ए होल एक प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जब प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइन नहीं करेंगे तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जितने भी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारा प्रोसेस हमने जो पढ़ा है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। हमने आइडियल केस लेकर डिस्कस किया है। जितने भी प्रोसेस फिजिक्स में अभी तक हमने पढ़ाया वो क्वासी स्टैटिक है। क्वासी स्टैटिक का मतलब वेरी स्लो, इतना स्लो कि हम अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है थोड़ा सा तो वही टेम्परेचर चेंज यहाँ भी हो गया है, इतना स्लो है। मतलब जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोनों प्लांट के टेम्परेचर का। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्वासी स्टैटिक जो है प्रोसेस वो जस्ट थ्योरी में है, उसको कम करते जाएंगे, मतलब क्वासी स्टैटिक को टेंड करेंगे, एग्जैक्टली क्वासी स्टैटिक नहीं होगा। तो जब हम धीरे स्लो हीटिंग करें तो अभी ये कुछ टेम्परेचर है या प्रेशर है, फिर बाद में कुछ और है, स्लोली चेंज हो रहा है। तो अगर इस पाथ पे गया तो हम वापस फिर इस पाथ पे ला सकते हैं, स्लो वर्क करेंगे। तो राशि ने जैसा बताई कि जितने भी प्रोसेस का ग्राफ ये सब जो ड्रॉ किया, जो तुमने पढ़ा है, वो सारा रिवर्सिबल है। क्लियर? चलो तो हम स्टेटमेंट 18 क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम एफिशिएंसी। नहीं, हमने तो बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस लिया था, जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए थे, अलग अलग के लिए क्या होगा, अलग अलग एफिशिएंसी था। तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। ठीक है,
सेकेंड स्टेटमेंट आने देते हैं, पहले आते हैं थर्ड पे। कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल वन। कार्नोट साइकिल में भी जो प्रोसेस, चूंकि ग्राफ ड्रॉ किए थे, पहले एडियाबेटिक ड्रॉ किया, फिर पहले आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, इस टाइप से, तो रिवर्सिबल जितने का भी ग्राफ ड्रॉ किया वो रिवर्सिबल है। फोर्थ है कार्नोट साइकिल हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑल साइकिल्स। तो 1 and 4 ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। 1 कह रहा है कि ऑल रिवर्सिबल साइकिल विल हैव सेम एफिशिएंसी, दूसरा कह रहा है इट विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो पक्के से आंसर तो 1 और 4 में ही होना था। तो 4 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। और इससे एक चीज और भी देख लिया, रिवर्सिबल साइकिल हैज मोर एफिशिएंसी देन इरिवर्सिबल वन। 2 भी करेक्ट होता है, केमिस्ट्री में बताया होगा। बच्चों में फिजिक्स में तो पढ़ाता भी नहीं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, जनरली केमिस्ट्री में ही डील करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं 22। तो रिवर्सिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? रिवर्सिबल होने के लिए द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी-स्टैटिक, लिख लेना। 18 के बाद आ जाते हैं 22। ये जो 22 सवाल है ना, इसका मैंने वीडियो बना के रखा है। ये किसी ने पूछा था, बहुत अच्छा सा वीडियो बना हुआ है मेरा, तो उसको मैं सेंड कर देता हूं, तुम देखना, ठीक है? लिंक भेज देता हूं उसका ग्रुप पे, सारे बच्चे वहां से देखना। और मैं समझाता हूं थोड़ा सा टर्म इंट्रोपी क्या होता है। तो आज थ्योरेटिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी। लिखो इंट्रोपी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस क्लियर नहीं है? नो सर, ब्रेक हो रही है। अच्छा, अच्छा बताओ केमिस्ट्री में पढ़ाए कि नहीं इंट्रोपी? हाँ सर। पढ़ाए ना? चलो, तो वहां पे ज्यादा अच्छा से पढ़ाएंगे, बिकॉज हम इतना पढ़ाते नहीं है, बट बताता हूँ इंट्रोपी क्या है। इंट्रोपी समथिंग, समझो कि रैंडमनेस। ये ना इंट्रोपी अलग अलग जगह पे बहुत तरीके से बताया जाता है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इंट्रोपी के, कह सकते हैं। अब ऐसे समझो कि इंट्रोपी के ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो पूरे यूनिवर्स का या किसी आइसोलेटेड सिस्टम का इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं कर सकता है। जिसे रैंडमनेस की बात की है, रैंडमनेस हमेशा बढ़ रहा है, रैंडमनेस कम नहीं हो सकता। जिसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास दो ग्रेन्स है, सपोज यहाँ पे कोई भी चीज ले लो, जैसे यहाँ पे मूंग दाल, तुम लोग मूंग जानते हो, मूंग सिर्फ रखा हुआ है ना, और एक दूसरा ग्रेन है, सपोज यहाँ पे दूसरा है, सपोज कोई और ले लो, चना है, अलग अलग है। और इसको क्या कर दो, मिक्स कर दो, मिला दो। बताओ मिक्स करना कितना आसान है, कुछ लगेगा? अब तुमको कोई कहा जाए नहीं अब फिर से इसको अलग अलग करो, कितना मुश्किल होगा? कर पाओगे अलग अलग? समझना, ये जैसे इसको रैंडमनेस बढ़ाना बहुत ही इजी है, बट उसको कम करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये भी एक इंट्रोपी है, मतलब कोई भी सिस्टम का ना चीजें रैंडमनेस बढ़ रहा है।
पूरे यूनिवर्स का रैंडमनेस इंक्रीज ही हो रहा है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी आयरन ओर्स बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, आयरन ओर्स निकल रहे हैं, यूज हो रहे हैं। सोचो आज से बहुत दिनों बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद सारे आयरन खत्म हो जाएंगे, सारे ओर खत्म हो जाएंगे। आयरन यूज हुआ है, अब वो आयरन क्या हुआ, जैसे तैसे हर जगह पे मिक्स हो गया है। क्या कोई फिर उसको एक साथ ला सकता है? 1000 साल बाद ऐसा होगा कि आयरन मिलेगा ही नहीं अर्थ पे। है तो अर्थ पे सारा आयरन है, बट उसको हम फिर से यूज में नहीं ला सकते, बिकॉज सब रैंडम हो गया है, इंट्रोपी बढ़ रहा है। एनीवे, कहने का मतलब रैंडमनेस, अगर कोई सिस्टम, जैसे किसी ने कहा कि सर इसमें ना हम ग्रेन्स को मिला दिए, अलग अलग कर सकते हैं, यस पॉसिबल है, बट उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा। तो ये होता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मतलब कोई और एक्सटर्नल एजेंट नहीं काम कर रहा, तो इस सिस्टम का रैंडमनेस या तो चेंज नहीं होगा या इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन मान लो सिस्टम का दो पार्ट है, तो अगर एक का रैंडमनेस कम हुआ है तो दूसरे का रैंडमनेस बढ़ा होगा। दोनों का कम हुआ है ऐसा नहीं हुआ होगा, या एक का कम हुआ और दूसरे का जो बढ़ा है वो कम बढ़ा और कम जो हुआ वो ज्यादा कम हुआ, ऐसा नहीं होगा। नेट जो होगा रैंडमनेस सिस्टम का इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओके सर, ये तो सिर्फ भाषण दिए कि एंट्रोपी क्या है। तो एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नोट डाउन कर लो। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will never decrease. It will either increase or remain constant. Will never. Entropy of an isolated system will never decrease. It will either increase or remain constant. Entropy, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, entropy of universe is constantly increasing. मतलब constantly मतलब constant रेट से नहीं, it's increasing. पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा, पूरे अर्थ का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा। सो एंट्रोपी कैसे डिफाइंड है, अब एंट्रोपी में बता रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं एस से। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज dq by ds, छोटा सा एंट्रोपी, dq by t। अच्छा, मुझे भी ना एंट्रोपी बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है अभी। So entropy is defined as dq by t. dq क्या हुआ, हीट एक्सचेंज। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन कैसे डिफाइंड, अगर कोई सिस्टम है, इस पे अगर कोई dq चार्ज दिया है, सॉरी dq चार्ज है, dq हीट एनर्जी दिया है, इसका टेम्परेचर अगर T है, तो एंट्रोपी में चेंज जो आएगा dq ds is equal to dq by t। इज इट क्लियर? अगर बच्चों मैं यहां से पूछूं हीट गिवन इज इक्वल टू T इंटू ds, अगर सपोज कोई ग्राफ दिया हुआ T और S का, T और S का ग्राफ दिया रहेगा, एरिया अंडर द T वर्सेस X ग्राफ क्या बताएगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारे बच्चे लिख लें, आज का क्लास सफल रहेगा अगर तूने ये समझ लिया तो। यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम इज एरिया अंडर T वर्सेस S ग्राफ। TDS
S को यहाँ पे रखेंगे और T को यहाँ पे रखेंगे। अगर T वर्सेस S ग्राफ ऐसा है तो ये वाला एरिया देगा पूछेगा इन द प्रोसेस ए बी बताओ टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा। कहोगे सर ये वाला एरिया। यस सर। ठीक है, तो बच्चों एक ग्राफ जो इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ वही ग्राफ ड्रॉ करते हैं और तुमसे कुछ होमवर्क कराते हैं, क्लास वर्क कराते हैं। So in this T versus S graph, find heat given delta Q for the process AB. Delta Q for the process AB क्या कहोगे? ds इक्वल टू dq बाई t होता है। ds क्या है यहाँ पे? s कांस्टेंट है, तो dq क्या हो जाएगा? dq क्या हो जाएगा बच्चों? s कांस्टेंट है तो ds 0 तो dq भी 0। फॉर द प्रोसेस BC S वर्सेस T ग्राफ दिया है BC प्रोसेस के लिए। थ्री टी नॉट एस नॉट बाई 2। BC प्रोसेस के लिए दिस एरिया, और ये एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बढ़ रहा है S0। बहुत अच्छा बताइए। हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन 2T0 प्लस T0 इंटू दिस माइनस दिस S0। बहुत सही बताया उसने, 3/2 T0 S0। मैं पूछूं व्हाट इज द delta Q for the process CA? तो C से A के लिए अगर हम जाते हैं, डेल्टा Q निकाल रहे हैं, तो यही वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस T0 into S0। This is the total delta, total delta Q for the process CA. Is it clear? अगर मैं इसमें पूछूं इस सवाल में बच्चों कि व्हाट इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा Q,
तुम कहोगे सर इसमें तो जीरो है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, तो पॉजिटिव डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 3/2 टी नॉट एस नॉट, होगा कि नहीं? अगर मैं किसी से पूछूं कि इस साइक्लिक प्रोसेस में ए बी सी ए में वर्क डन क्या होगा, कोई बता सकता है क्या कैसे वर्क डन निकाले? एनीवन, एनी कोई आइडिया? सृष्टि कोई आइडिया बताओ कैसे निकाले वर्क डन? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं पूछता हूं कि इस एबीसीए में नेट डेल्टा क्यू कितना है? नेट डेल्टा क्यू कितना है? 0 प्लस 3/2 टी नॉट एस नॉट माइनस टी नॉट एस नॉट, दैट इज इक्वल टू टी नॉट T एस। naught S naught by नेट वर्क डन इन दिस, टोटल वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? T naught S naught by 2. पक्का? कहां से जवाब आया? एकदम सही जवाब है टी नॉट एस नॉट बाई 2, बिकॉज कंसेप्ट तुम्हें पता है ये कि साइक्लिक प्रोसेस में क्यू नेट इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो इफिशियंसी कोई बता सकता है? Efficiency is equal to work done upon positive delta Q, isn't it? Positive Q हो जाएगा T नॉट S नॉट बाई 2 होल डिवाइड बाय 3/2 T नॉट S नॉट, पॉजिटिव डेल्टा Q। सो आंसर इज 1/3। Am I right बच्चों? बताओ, दो चार बच्चों को समझ में आया क्या ये सवाल? ट्वेंटी थ्री बच्चे ये भी नोट डाउन करना, हमने कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी ईटा कैसे बताया था? 1 माइनस टी एल या टी सी अपॉन टी एच। यही बताया था ना? और इन जनरल इफिशियंसी किसी भी इसका कैसे बताया था? 1 माइनस क्यूसी बाई क्यू एच। क्यूसी क्या था? लो टेम्परेचर पे हीट जो रिजेक्ट किया है, और क्यूएच जो हाई टेम्परेचर उसने हीट एब्जॉर्ब किया था। ये डेफिनेशन था। अब कह रहा है कि एक कार्नोट साइकिल है जिसका इफिशियंसी ईटा दे दिया 1/10। एफिशिएंसी 1/10 है। इसका मतलब अगर क्यूसी बाई क्यूएच के टर्म में बोलूं तो 1/10 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस क्यूसी बाई क्यूएच। दैट मीन्स क्यूसी बाई क्यूएच कितना हो जाएगा बच्चों? 9/10। सही लिखा क्या? उस कार्नोट इंजन का
अब सुनना, इसको समझना। अगर रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन है, QH हीट एनर्जी लेता है और QC रिजेक्ट करता है, और वर्क कितना करेगा? चूंकि इफिशियंसी 1/10 है तो QH का 1/10 वर्क करेगा, सिर्फ QH/10, और बाकी QC जो आया, QC देखो 9/10 QH हीट रिलीज कर देगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखना। 23 में पूछा है कि ये कार्नोट इंजन जो है उसको एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे, देन दूसरा कलर ले रहा हूं। एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे बच्चों, तो देखना ये कलर दिख रहा है क्या? क्या करेंगे? इसको हीट सप्लाई करेंगे, सॉरी लो टेम्परेचर से हीट लेगा, कुछ वर्क डन करेगा और कुछ इधर जाएगा। यही होगा ना, उल्टा होगा। करा इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, ये 10 जूल का वर्क करवाया। The amount of heat absorbed from the reservoir at low temperature. तो W और QC में क्या रिलेशन है? ये कितना हीट लेगा? तो ये देखो QH/10 है और ये 9 QH/10 है। इसका ये 9 टाइम्स है। कैन वी से कि QC is 9/10 times of W, sorry 9 times of W। W कह रहा है कितना? 10 जूल। तो QC कितना हो जाएगा? 9 into 10, that is equal to 90 जूल। तो अगर ये 10 होगा तो ये 90 होगा, और ये कितना होगा? 100 होगा। इज इट क्लियर? लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगा के हमने क्या, फॉर्मूला वाइज भी बता देता हूं। यहां तक क्लियर ना? लेकिन तुम लोग कंफर्टेबल नहीं होगे इसमें। अब मैं फॉर्मूला वाइज बताता हूं इसको। मिटा दूं इसको? ये भी फॉर्मूला लिख रहे हैं। रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। दिखा देता हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन था? एक सेकंड, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि अभी देखो 49 बच्चे हो गए हैं। मानसी परदेसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या डेफिनेशन है? निकिता कुंवर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नोटबुक को लटके भी देख सकते हो। QC/W। QC/W। डायग्राम भी ड्रॉ किया था। डायग्राम ध्यान में रखो। QC/W कितना हीट लिया, ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, हमारे लिए वो रेफ्रिजरेटर उतना अच्छा होगा। वर्क डन कम से कम करे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कम से कम करे। QC/W। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो QC/W को लिख सकते हैं QH-QC, लिखाया भी था मैंने।
ठीक है, ईटा कैसे डिफाइन था बच्चों? ईटा जो डिफाइन था 1 माइनस QC बाई QH डिफाइन था। वन माइनस QC बाई QH। तो QC बाई QH जो डिफाइंड है, QC बाई QH वो हो जाएगा 1 माइनस ईटा। यहां से देख लो, QC को डिफाइन कर लो 1 अपॉन QH बाई QC माइनस 1। अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, मेंटल वाले रट्टा मार लेते हैं, मैं तो डिराइव करके बता रहा हूं। 1 अपॉन QH बाई QC 1 अपॉन 1 माइनस ईटा माइनस 1। देखना ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस ईटा बाई ईटा। ईटा क्या है, ईटा इज कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी। तो अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। मैं चेक करूंगा जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के नोटबुक में है क्या नहीं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला ये लिख लो, तो QC बाई W इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई ईटा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। 1 माइनस ईटा कितना है, 1 बाई 10 अपॉन 1 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 9। QC कितना हो जाएगा, 9W, इसलिए हो गया 9 इंटू W इज 10 जूल दैट इज 90 जूल। क्या ये सवाल क्लियर? हाँ सर। 100% क्लियर ये सवाल 23। तो आज कम से कम ये फॉर्मूला देखा, बाकी बच्चे लिख लें, मैं चेक करूंगा आज नोटबुक में।